हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हंट 360। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कि हमारे कंट्री के अंदर इलेक्शंस क्यों होते हैं और इलेक्शन डेमोक्रेसी के लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं इलेक्शन के, जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप इन दोनों के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। हमारी कंट्री ने कौन सा इलेक्शन मेथड को अडॉप्ट किया है और कौन से लेवल पे अडॉप्ट किया है। फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में, फ्री और फेयर इलेक्शंस के, कि फ्री और फेयर इलेक्शंस क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम अपने इलेक्शन को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि इलेक्शन कमीशन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कंट्री के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, और लोगों का पार्टिसिपेशन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। हमारा कंटेंट हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हमारे कंटेंट पे भी रिलाई कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में ये पूरा चैप्टर वन गो के अंदर कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। अगर आप इस सोर्स से पढ़ेंगे तो आपका चैप्टर बहुत ज्यादा इजीली कवर हो जाएगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी के लिए। तो डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी वो एंशियंट ग्रीक के अंदर एग्जिस्ट करती थी और हमारी कंट्री में ग्राम सभा के इलेक्शन के अंदर वो एग्जिस्ट करती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या है कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जो कि हमें आगे जाके रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर हम इलेक्ट करते हैं अपनी रिप्रेजेंटेटिव। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है लार्ज पॉपुलेशन के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोगों को अपनी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना पड़ता है ताकि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले सके। हम वोट डालते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए ही इलेक्शंस होते हैं। आपने पढ़ा होगा चाइना के बारे में, चाइना के इलेक्शंस के बारे में भी। चाइना अपने आप को बोलता है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट आप उसका इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे एक तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। फ्री और फेयर इलेक्शन होना एक बेसिक एसेंस है डेमोक्रेसी का। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं दो तरीके के इलेक्शन सिस्टम जो इंडिया के अंदर फॉलो होते हैं। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी इंटायर कंट्री है, इंटायर कंट्री को हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बांट देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इंडिया है उसको 543 टुकड़ों के अंदर बांट देंगे। 543 टुकड़ों में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारे बिहाफ में लोकसभा में बैठेगा और डिसीजंस को लेगा। जो कैंडिडेट जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिले हैं वो इलेक्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी है, उसको 40% वोट मिले हैं, दूसरी पार्टी को 20% वोट मिले हैं, तीसरी पार्टी को 30% और फोर्थ पार्टी को 10%। सपोज इस टाइप से हुआ है 10, 20, 30, 40% किसी पार्टी को वोट मिले। तो जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट मिले हैं, दैट इज 40%, वो इलेक्शन को जीत जाएगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पास ऑफ द पोस्ट सिस्टम। और जिन्हें कम वोट मिले हैं, जैसे कि हमने बताया अभी 30%, 20%, 10%, ये वाली पार्टी टिप्स जो है ये लोकसभा के अंदर नहीं बैठेंगे। तो जिन लोगों ने इन्हें वोट किया है उनका वोट एक तरीके से वेस्ट हो जाता है। जो पार्टी जिसको मेजोरिटी के अंदर वोट मिले हैं वो भी इलेक्शन के अंदर जीत पाती है, और जिन्हें जिस पार्टी को कम वोट मिले हैं, जैसे कि 10% किसी को मिले हैं, 20% मिले हैं या 30% हुए हैं, बाकी के वो वेस्ट हो जाते हैं।
तो जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि 40% पे भी गवर्नमेंट अपनी सरकार बना सकती है और जो 60% वोट अलग अलग पार्टीज को लोगों ने दिए हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इस तरीके से होता है, पहले ही वाले इसी एग्जांपल के फर्स्ट पार्ट सपोर्ट सिस्टम में जो मैंने एग्जांपल दिया था, हम उसी के थ्रू इसको समझेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जितनी सीट मिली है किसी भी पार्टी को, उसके प्रोपोर्शन में उसको सीट्स दे दी जाए लोकसभा के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा इलेक्शन के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो हो रहा है। किसी पार्टी को हमने 10% वोट दिया है, तो उसे अगर 10% वोट मिले हैं तो लोकसभा के अंदर उसको 10% सीट्स मिलेंगे। किसी को 20% वोट्स मिले हैं तो उसको 20%, किसी को 30% वोट मिले हैं तो उसकी 30% रिप्रेजेंटेशन होगी लोकसभा के अंदर, किसी को 40% तो उसकी 40% रिप्रेजेंटेशन होगी। जितने परसेंट वोट उतनी परसेंट रिप्रेजेंटेशन होती है पार्लियामेंट के अंदर। इज इट क्लियर? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से फॉलो होता है। तो इसके दो अलग वेरिएंट हैं। एक तो इजराइल का एग्जांपल से समझते हैं इसको। इजराइल के अंदर होता क्या है कि सारी जो कंट्री है, एक कंट्री को हम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंडिया के एग्जांपल से बताया कि पूरे इंडिया को हम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी मानेंगे, जितने पोर्शन उसको वोट मिले उतने पोर्शन की सीट्स लोकसभा के अंदर चली जाएगी और उसी बेसिस पे सरकार बन जाएगी। एक वेरिएंट ये होता है हमने एक कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह मान लिया। जो दूसरा वेरिएंट होता है वो होता है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो फॉलो होता है अर्जेंटीना के अंदर फॉलो होता है और पोर्टुगल में फॉलो होता है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमारी कंट्री है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, तो अब इस डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम फॉलो करेंगे। अब स्टेट में हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम फॉलो कर लिया, जैसे कि दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, हर जगह जगह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम फॉलो किया है। इसमें हम एक स्पेसिफिक स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान रहे हैं और उसके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो फॉलो होता है ये अर्जेंटीना के अंदर फॉलो होता है और पोर्तुगल के अंदर फॉलो होता है। इसके अंदर जो लोग हैं जो वोट देते हैं वो कैंडिडेट के लिए वोट नहीं देते, वो एक पार्टी के लिए वोट देते हैं। और ज्यादातर इसके जो भी आउटकम्स आते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, वो ये आउटकम्स आते हैं कि ज्यादातर कोalition गवर्नमेंट ही बनेगी। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर कैसे चलता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हमारा इंडिया के अंदर भी फॉलो होता है, लेकिन जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अब आगे हम पढ़ेंगे कि वो हमने क्यों अडॉप्ट किया था, इंडिया के लिए क्यों जरूरी था उस टाइम पे अडॉप्ट करना। लेकिन इंडिया के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलते कितनी बार, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन और विधान परिषद का इलेक्शन। ये सारे के सारे इलेक्शन जो भी होंगे ये फॉलो होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर कैसे चलता है। ये प्रोसेस समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो राज्यसभा के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो होता है बाय एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये एक तरीके का थर्ड वेरिएंट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो कि इंडिया में फॉलो होता है। तो राज्यसभा के अंदर टोटल सीट्स होती हैं 250। हर स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने उसको राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी राज्यसभा के अंदर ज्यादा होंगे, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम होगी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी राज्यसभा के अंदर कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल यूपी के अंदर
31 राज्यसभा की मेंबर्स हैं। बिहार के अंदर 61 रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा के अंदर, और राजस्थान के अंदर 10 रिप्रेजेंटेटिव है। राज्यसभा जो होती है ना, एक परमानेंट बॉडी होती है। इसके अंदर 2/3 जो मेंबर्स हैं, 2/3 मेंबर्स वो हमेशा ही बने रहते हैं, और 1/3 मेंबर का इलेक्शन एवरी ईयर होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग जाएंगे और जाके राज्यसभा के अंदर वोट कास्ट कर देंगे। इसके अंदर जो वोट कास्ट करते हैं वो एमएलए कास्ट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो कैसे वोट कास्ट करते हैं? वो प्रेफरेंस के बेसिस पे वोट कास्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे फर्स्ट फेवरेट हीरो की प्रेफरेंस है अमिताभ बच्चन, सेकंड फेवरेट प्रेफरेंस है शाहरुख खान, थर्ड सलमान खान, फोर्थ रणबीर कपूर, फिफ्थ आमिर खान। कुछ भी हम अपनी इस टाइप से प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये तो वैसे भी बस आपको इजीली समझाने के लिए मैंने बताया है। ये तो हीरोज की एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दिया ताकि आप लोग बेटर तरीके से इसको समझ पाए। इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, आप कैंडिडेट को वो दोगे प्रेफरेंस कि ये कैंडिडेट फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, ये वाला कैंडिडेट सेकंड पे होना चाहिए, थर्ड पे होना चाहिए। तो हर पार्टी चाहती है कि उसका जो कैंडिडेट है, उसका कैंडिडेट राज्यसभा के अंदर जाए। ठीक है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, हर पार्टी चाहती है। तो हर पार्टी क्या करती है, एक लिस्ट जारी करती है। पार्टी लिस्ट जारी कैसे करती है? जैसे कि उस लिस्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मान लो कैंडिडेट है, उस पार्टी है, उसने लिस्ट जारी करी कि ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस है, ये थर्ड है, ये मेरा फोर्थ है। तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी लिस्ट को जारी करेगी, बीजेपी भी अपनी लिस्ट को जारी करेगी, समाजवादी पार्टी भी अपनी लिस्ट को जारी करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से लिस्ट प्रेफरेंस के बेस पे जारी होती है। तो अब इलेक्शंस होते कैसे हैं? कोई भी कैंडिडेट है, उसको राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज इस बार 4 सीट राजस्थान के अंदर खाली है, तो हम इसके अंदर बेसिकली कैसे करेंगे, जो 4 सीट होंगी और सपोज वहां पे 200 एमएलए है, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जैसे कि टोटल वोटर्स कितने हैं? टोटल वोटर्स हैं 200, हमारे एमएलए कितने हैं? 200 वोटर्स हैं, अपॉन में कितनी सीट हमें फिल करनी है? 4 सीट फिल करनी है, 4 सीट खाली है, तो इसके अंदर +1 कर देंगे, इस होल के अंदर +1 कर देंगे, तो ये आ गया 5। तो 5 को हम इसे डिवाइड कर देंगे, दैट इज 40, तो 41। अगर किसी भी कैंडिडेट को 41 फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है, तो उसकी राज्यसभा के अंदर सीट सिक्योर हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी, जैसे कि राज्यसभा के अंदर राजस्थान के अंदर 200 एमएलए हैं। ठीक है, और जो वैकेंसी आई है वो 4 की आई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर +1 कर देंगे और +1 कर देंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी किया था 5, यहाँ पे आ गया 5, 40 +1। इतने वोट्स होने चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को इतनी मिलेगी तो वो राज्यसभा के अंदर सीट को सिक्योर कर पाए। अब ये तो आपने जान लिया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के अंदर कैसे वर्क करता है। अब बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की। अब मैंने आपको बताया था, लोगों ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस देके वोट दिए हैं। सपोज हमने, हमारे 4 कैंडिडेट थे, जैसे कि हमने ये देख सकते हैं, अमिताभ, शाहरुख, सलमान, आमिर, रणबीर। तो फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए सपोज अमिताभ को 45 वोट्स मिले, शाहरुख को 28 वोट्स मिले, 18 वोट्स मिले फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए सलमान खान को, आमिर खान को फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए वोट मिले 36, और 10 वोट्स मिले हैं रणबीर कपूर को एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि अमिताभ, अमिताभ को तो डायरेक्टली सीट मिल जाएगी क्योंकि उसको
40 हमें कितने चाहिए थे? 41 वोट्स चाहिए थे। अमिताभ को कितने मिल गए? 45 वोट्स मिल गए। 41 से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिल गए तो उनकी डायरेक्ट सीट मिल जाएगी। अब फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे लोएस्ट वोट आपको किसके दिख रहे हैं? सबसे लोएस्ट वोट जो हैं वो रणबीर के हैं। ठीक है, तो अब रणबीर के लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए उनको कम वोट दिए हैं, तो इन लोगों की सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। सपोज मैंने यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है। सपोज जैसे कि मैंने रणबीर को फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए वोट दिया था और मेरी एक फ्रेंड है शिवानी, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए भी रणबीर को वोट दिया था। तो अब मेरा इनका वोट फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए तो रणबीर एग्री नहीं करता, तो अब ऐसे करके मान लो 10 लोगों ने ही वोट दिया था इसको फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए, तो इन लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस क्या है? सपोज सबकी सेकंड प्रेफरेंस है आमिर खान। आमिर खान के अंदर ये 10 वोट्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। जब आमिर खान के अंदर ये 10 वोट्स को ऐड हो गए तो आमिर खान के 46 हो गए 36 की बजाय, और आमिर खान को सीट मिल जाएगी। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि सबकी सेकंड प्रेफरेंस सेम ही हो। सेकंड प्रेफरेंस भी तो वेरी कर सकती है ना। सपोज ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है इन 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस में 3 ने आमिर खान को दिए हो, 7 ने इसे दिए हो, तो इसमें 7 ऐड हो जाएगा, इसमें 3 ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसका ये नहीं हो रहा। अभी भी 36 प्लस 3 39 हो रहा है, लेकिन इसे कितने चाहिए? 41। अब इन लोगों की थर्ड प्रेफरेंस को देखा जाएगा। ये चीजें तब तक चलती रहेंगी जब तक 41 किसी के आगे नहीं आ सकता। हो सकता है इसके आगे 41 आ जाए, इसके आगे 41 आ जाए, इसके आगे 41 आ जाए, किसी के भी आगे, जिसके आगे भी टोटल में 41 आ गया वो राज्यसभा के अंदर सीट सिक्योर कर लेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको स्टिल इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते, इस चीज को बैक करके आपका इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट आई बिलीव खत्म हो जाएगा। अगर आपको स्टिल डिफिकल्टी फेस होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली एक अलग तरीके से शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया ने फॉलो क्यों नहीं किया लोकसभा के अंदर? इंडिया ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को ही फॉलो क्यों किया? जैसे आप एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, काफी लिटरेट है, तब भी आपको राज्यसभा का प्रोसेस समझने के लिए एक बार को डिफिकल्टी लगी, राइट? और बाकी लोगों के लिए भी डिफिकल्टी हो सकती है। हमारी पॉपुलेशन जो थी काफी ज्यादा इलिटरेट थी उस टाइम पे, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझना लोगों के लिए आसान चीज नहीं थी। चाहे वो कोई सा भी वेरिएंट समझे, जैसे कि इसराइल और पोर्टुगीज का समझे या अर्जेंटीना का समझे, कहीं का भी समझे या नीदरलैंड का समझे, तो फर्स्ट वाज द पोस्ट सिस्टम समझना इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड। वो काफी ज्यादा सिंपल था, इजी था। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है सेकंड, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कंट्रीज के अंदर ही वर्क कर सकता है, लेकिन जो बड़ी कंट्री है इंडिया की तरह उसके अंदर वर्क नहीं कर सकता। थर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जो है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज के लिए ही वोट देते हैं, वो कैंडिडेट के लिए वोट नहीं देते। तो इसकी वजह से भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि जो लोग हैं वो किसके लिए वोट दे रहे हैं, वो पार्टीज के लिए ही वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट के लिए वोट देना क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज एक कैंडिडेट है, ठीक है, अगर वो हमारी कोई प्रॉब्लम्स को सुन नहीं रहा है और वो हमारा लोकल एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम उसके पास आराम से जा सकते हैं और अपनी जो भी कंसर्न्स हैं उसके सामने जाके रेज कर सकते हैं कि हमें कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारी ये जो चीजें हैं ये फुलफिल नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर हमने पार्टी के नाम पे ही वोट करा है आगे जाके, तो अप्रोच करना डिफिकल्ट भी हो जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो आती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, कि इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टली नहीं जाऊंगी, जाके नहीं पूछूंगी। बट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी आती है।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के। तो अब मान लो पार्टीज हैं, वो आपस में डिफर करती हैं, जैसे कि सपोज इंडिया के अंदर पोल हो रहा है, कांग्रेस डिफरेंट आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है, बीजेपी डिफरेंट आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है। सपोज 40% सीट्स बीजेपी को मिल गई, 60% कांग्रेस को मिली, ठीक है, इन दोनों पार्टीज को मिल जाती, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजीज तो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो आगे जाके फ्यूचर के अंदर भी इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है कि अगर मान लो कोई पॉलिसी बनानी है, कोई लॉ बनाना है, तो ये दोनों पार्टी आपस में ही एग्री नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये कोलिशन गवर्नमेंट टूट जाए। तो वहां पे भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी डिफर कर सकती है। इसके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं रहती, गवर्नमेंट के अंदर चांसेस हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट ना बने। फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट ही बनती है, क्योंकि मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, वो भी आपस में यूनाइट हो जाते हैं ग्लोबली। जैसे कि अब हर पार्टी होगी, उसकी अलग अलग सोशल आइडियोलॉजी भी होगी, ठीक है, तो लोगों की सबकी नीड्स एस्पिरेशन वो भी फुलफिल होती है। और लोगों को डिस्करेज किया जाता है फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम में कि वो पार्टीज के नाम पे वोट ना दे, कास्ट के नाम पे वोट ना दे, हार्मनी के नाम पे ही वोट दे। एक तो ड्रॉबैक है फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम के अंदर, ज्यादातर टू पार्टी सिस्टम सेंटर पे इमर्ज होता है, सेंटर तक गवर्नमेंट ज्यादा पहुंच नहीं पाई है अब तक। कांग्रेस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, यही एक तरीके से टू पार्टी सिस्टम ही है सेंटर गवर्नमेंट पे। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम अगर आप देखेंगे तो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारी फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्व करके रखी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये लगा था कि हम अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बना देंगे तो ये अनफेयर हो जाएगा और फ्यूचर में जाके वो डिवाइड होने की बातें करने लगेंगे। और इलेक्शंस में अगर हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं रखेंगे तो जो डोमिनेंट क्लास है, डोमिनेंट क्लास, वो डोमिनेंट कास्ट, वही बार बार पावर के अंदर आती रहेगी। और जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो कि सोशली मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ऊपर आने के लिए, और वो हमेशा ओप्रेस्ड ही रह जाएंगे। तो हमने क्या किया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या मतलब होता है, जैसे एक मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसको मुस्लिम ही वोट करेगा, एक हिंदू कैंडिडेट है तो उसको हिंदू ही वोट करेगा। तो इससे सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या चांसेस होंगे, एक तरीके की डिवीजन हो जाएगी सोसाइटी के अंदर कि मुस्लिम्स मुस्लिम्स के लिए वोट कर रहे हैं, दलित दलित के लिए वोट कर रहे हैं, हिंदू हिंदू के लिए ही वोट कर रहे हैं। सोसाइटी के अंदर डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी है। जैसे कि एससी पॉपुलेशन की बात करते हैं, एससी की जो पॉपुलेशन है वो पूरी इंडिया के अंदर स्कैटर्ड है, ठीक है, जैसे कि इधर 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 इधर। अब एक एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा एससी कैंडिडेट है। सबसे ज्यादा कितने ज्यादा हो सकता है 40% हो, 40% एससी कैंडिडेट्स हो और बाकी 60% अपर कास्ट के कैंडिडेट हो। अगर हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती, इन अपर कास्ट का एक कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा होता, तो चांसेस थे कि अपर कास्ट के और अपर क्लास के कैंडिडेट को ही हम वोट दें, क्योंकि सारे अपर कास्ट वाले लोग उसी को वोट दे देते इसके बेसिस पे, और यही लोग पावर के अंदर आते रहते हैं। एससी की जो पॉपुलेशन है ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्कैटर्ड है। अब हमने क्या किया है, हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी है। जैसे कि सपोज इस एरिया में मेजोरिटी है 40% एससी की, तो इस एरिया के अंदर हमने क्या किया है, ये वाली जो सीट होगी वो एससी की सीट होगी, ये वाली सीट किसके लिए रिजर्व्ड होगी, एससी के लिए रिजर्व होगी। तो चाहे कोई अमीर हो, रिच हो, अपर कास्ट हो, वुमेन हो,
सबको इस एससी कैंडिडेट के लिए ही वोट करना पड़े, चाहे हम कोई सी भी कास्ट के हों, चाहे अपर कास्ट भी हो, क्योंकि सीट जो है इस बार एससी की सीट है, तो हम उसी को सब जाके वोट करेंगे और उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा हमारे पार्लियामेंट के अंदर वो इंक्रीज होगा। राइट। अब कोई स्टेट है वहां पे सिर्फ 1% ही पॉपुलेशन है एससी की, तो उस एरिया को तो हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं कर सकते ना। तो लोकसभा के अंदर हमने 543 उसमें से 84 जो सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो एससी के लिए रिजर्व करी है, 47 एसटी के लिए रिजर्व करी है एज पर द न्यू डेटा। एसटी की सीट अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते, सपोज ये जैसे कि हमारे इंडिया में अब मैं बिहार के अंदर एसटी की सीट निकाल दूं, एसटी की सीट में कहाँ निकाल दूं, बिहार में। क्या बिहार के अंदर एसटी की पॉपुलेशन है? नहीं है, राइट। तो हम बिहार के अंदर एसटी वाली सीट नहीं निकालेंगे। बिहार के अंदर अगर एससी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा है तो वहां पे एससी वाली सीट निकाल देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसटी वाली नहीं निकाल सकते। आई होप ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से एक ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आता ही आता है हर बार एग्जाम में। ठीक है, मेक श्योर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड आपको ये वाली सारी की सारी चीजें पता हो। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि व्हाई इंडिया हैज अडॉप्टेड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये क्वेश्चन भी 110% आपको एग्जाम के अंदर अपना देखने के लिए मिल सकता है। और थर्ड क्वेश्चन आता है कि या तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बीच में डिफरेंस, या राज्यसभा के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे वर्क करता है, वाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये चैप्टर का बेसिक है, ये आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को ऐसा सोचोगे कि ये बुक्स हैं और इसे पढ़ना बोरिंग है, तो आपको कभी मजा नहीं आएगा। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आपने इसको लिंक करना स्टार्ट कर दिया ना प्रेजेंट वर्ल्ड से, तो आपको इसे पढ़ने में मजा आएगा। इसको बुक्स तक ही सीमित मत रखो, ये सोचो कि ये रियल वर्ल्ड है, आप जी रहे हो, आप इंडिया के अंदर हो, आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि हाँ ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, वो सारी की सारी बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए एज ए सिटीजन। ये आपकी ड्यूटी की तरह भी है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी ये बेसिक नॉलेज है, ये सबको पता होनी चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस डेटा से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कितनी सीट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ये पूछ लिया जाता है, तो मेक श्योर ये आपको पता हो। एक तरीके से चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं शॉर्ट वीडियो के अंदर, एक वन शॉर्ट वीडियो में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे जो हमारे इस चैप्टर के अंदर रह गए हैं। एक आता है तजामुल हुसैन। तजामुल हुसैन ने बोला कि इंडिया में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स की नीड बिल्कुल भी नहीं है, वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। हमारा जो रिजर्वेशन था वो इट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हमारा रिजर्वेशन जो दिया गया था लाइक इट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जो कि सोशली मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अपलिफ्ट कर पाए। मार्जिनलाइज सेक्शन के अंदर लोअर कास्ट भी आती है, वुमेन भी आती है। जो जयपाल सिंह है उन्होंने बोला था, उन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड करी थी, उन्होंने बोला था लेकिन मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। 1985 एक्ट के तहत 24 आदिवासी एमएलए हुआ करते थे, 1585 एमएलए में से पूरे अगर इंडिया को देखें तो सेंटर पे तो थे ही नहीं कोई एमपीज। दो तरीके के इलेक्शन होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन तब होते हैं जब लोकसभा असेंबली पहले ही डिसॉल्व हो गए, जैसे लोकसभा का पीरियड होता है 5 इयर्स का, अगर वो पहले ही डिसॉल्व हो गए तो हमारे मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरा होता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन तब होते हैं जब कोई पोस्ट वेकेंट रह जाती है, अगर मान लो किसी प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया या किसी की डेथ हो गई, प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया या डेथ हो गई, तो हमारे बाई इलेक्शन हो जाएंगे। अब आता है डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और जो हमारी इलेक्शन कमीशन होती है ना, वो रीड्रॉ करती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज।
जैसे इंडिया के अंदर 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, तो इंडिया को 543 टुकड़ों के अंदर बांटा जाएगा। ठीक है। और अगर दिल्ली के अंदर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो दिल्ली को 7 अलग टुकड़ों के अंदर बांटा जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। अगर एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरी दिल्ली को 70 टुकड़ों के अंदर बांटा जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया जाता है। हमने एक तरीके से फिक्स्ड कोटा दे रखा है एससी एसटी के लिए हर स्टेट के अंदर। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एसटी हायर नंबर पे है तो हमने वो एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी है। लेकिन हमने एससी के लिए ऐसा नहीं किया। एसटी की जो पॉपुलेशन है वो लिमिटेड है, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर ही ज्यादातर है। माना वो वर्क के लिए दूसरे स्टेट्स के अंदर भी आते हैं, लेकिन उन ज्यादातर वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही लिमिटेड है। लेकिन जो एससी की पॉपुलेशन है ना, वो पूरी इंडिया के अंदर इधर उधर स्कैटर्ड है। एक एरिया में यहाँ पे ज्यादा है, इस वाले एरिया में ज्यादा है, तो वही वही हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रखी है। हमने जो वुमेन है ना वो 1/3 सीट्स डिमांड कर रही है कि लोकसभा के अंदर, ताकि वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन हो पाए लोकसभा में। एक वुमेन है तो वुमेन के लिए ज्यादा अच्छे लोग वुमेन ही बना सकती है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस वुमेन को फेस करने पड़ते हैं उनको वुमेन ही अच्छे से जानती है। तो लोकसभा के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अभी जो ये बिल है इंट्रोड्यूस तो लोकसभा के अंदर हो गया है कि वुमेन का 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बट ये पास नहीं हुआ। लेकिन हमने लोकल बॉडीज के अंदर वुमेन को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्री और फेयर इलेक्शन क्यों जरूरी है? फ्री और फेयर इलेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम वोट कास्ट करते हैं। तो वोट जो है एक तरीके से इम्पार्शियल तरीके से होना चाहिए, कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है, और वो काफी ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए कि हमने जिसको वोट डाला है एटलीस्ट हमें वो बेसिक पता हो। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन पे भी एलिगेशंस लगते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रही, वो एक पर्टिकुलर पार्टी को इलेक्शंस के अंदर फेवर कर रही है। हमारी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप जाने, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन दी है। तो ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। तो हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, उसमें इंश्योर किया जाता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो। लेकिन हमारी इलेक्शन कमीशन जो होती है सेंटर वाली डिफरेंट होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग होती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट्स में ही इलेक्शन कराती है, और जो सेंटर वाली इलेक्शन कमीशन होती है वो सेंटर में इलेक्शंस करवाती है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। 1989 तक की सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर है। फिर उसके बाद मल्टी मेंबर बॉडी हो गई, इसका मतलब है दो इलेक्शन कमिश्नर या दो से ज्यादा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास जो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनसे ज्यादा पावर होती है। दो इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, उसकी पास ज्यादा पावर होगी, तभी तो वो चीफ है। इसे कौन अपॉइंट करता है? इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। इसका जो सिलेक्शन होता है ना वो बायस तरीके से नहीं होता, जैसे एक पर्टिकुलर पार्टी सेंटर वाली उसको इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में सपोर्ट करेगी तभी उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। वैसे ये इम्पार्शियल बॉडी ही होती है। इसका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है, और जो इलेक्शन कमिश्नर होता है 65 ईयर पे उसको रिटायर होना पड़ता है। अगर इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमें रिमूव करना है तो वो कैसे रिमूव होंगे? वो रिमूव होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। किसके रिकमेंडेशन पे? अगर मान लो स्पेशल मेजोरिटी पास हो गई दोनों हाउसेस के अंदर तो इलेक्शन कमिश्नर रिमूव हो जाएंगे। और अगर हमें बाकी के इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, उन्हें रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। अब आता है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर अभी एट प्रेजेंट कौन है, तो वो है विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। ये क्या है हमारे
इलेक्शन कमिश्नर। अब आता है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, बाकी पता नहीं होते हैं लोगों को। अगर आपसे कोई पूछे और आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे हैं गणेश कुमार, फर्स्ट। सेकंड, राजीव कुमार। ये दो नाम है, प्लीज ये आपको जरूर पता होने चाहिए। ये बेसिक जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आपसे कोई भी पूछे कि कौन है तो आप एटलीस्ट इतना तो उन्हें बता पाओ। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है वो आपको समझ आ रहा होगा। ये शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हैं तो आई बिलीव आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा इस चैप्टर से रिलेटेड आपका छूट गया हो। और ये एक तरीके से क्विक रिवीजन है, और जो इसके अंदर मैंने आंसर्स आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं आप ये एज इट इज के अपने एग्जाम के अंदर लिख कर आ सकते हैं। एंड आई बिलीव आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, एंड आई होप सो। तो ये देख सकते हैं आप कि फ्री और फेयर इलेक्शन किस लिए हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। पहले क्या हुआ करता था, जो हमारी वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स की हुआ करती थी। फिर वोटिंग एज जो थी वो रिड्यूस हो गई 18 ईयर्स तक, और सारे सिटीजन्स के पास राइट है टू कंटेस्ट द इलेक्शन, और सबके पास राइट टू वोट भी है। जब इंडिया को वोटिंग राइट्स दिए जा रहे थे इंडियन सिटीजन्स को, तो बाहर की गवर्नमेंट्स ने भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि इंडिया को आप इंडियंस को आप वोटिंग राइट्स क्यों दे रहे हो, कि ये काफी ज्यादा इलिटरेट है। और जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली थी और हमने वोटिंग राइट्स दिए थे, तो हमारी कंट्री उस टाइम पे काफी बैकवर्ड थी, तब भी हमने वोटिंग राइट सबको दिए दिए थे इंक्लूडिंग वुमेन। हमने कोई भी ऐसा नहीं किया कि सिर्फ हम रिच लोगों को ही वोटिंग राइट्स दे रहे हो, लोअर कास्ट को लोअर क्लास को हम वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे। हमने ऐसा कुछ नहीं किया था कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे। फ्रांस के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, इतना पहले, तब भी उन्होंने वोटिंग राइट्स वुमेन को नहीं दिए थे। उन लोगों ने भी वोटिंग राइट वुमेन को दिए थे 1946 के अंदर। जब हमारी कंट्री ने वोटिंग राइट्स वुमेन को दे दिए थे ना, तब तक जो डेमोक्रेसी है वो एग्जिस्ट किया करती थी सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरस कंट्रीज के अंदर। लेकिन हमारी कंट्री, हमने तब भी लोगों को वोटिंग राइट्स दिए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर। वो लोकसभा में इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो बेसिक एज होती है वो 25 ईयर्स होती है। अगर किसी को 2 साल से ऊपर की सजा हो जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट के अंदर, अगर आपने उसको देखा होगा, तो अगर कोई भी सीएम हो या फिर कोई भी एमपी हो, अगर वो 30 डेज से ज्यादा जेल के अंदर रहता है, उस उसे उसके पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अपोजिशन पार्टी है इसको क्रिटिसाइज कर रही है, ये बोल रही है कि जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपोजिशन पार्टी को किसी भी केस के अंदर फंसा सकती है। आपकी इस चीज से रिलेटेड क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता सकते हैं। हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं इनकम के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कि इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो अपडेट करना वोटिंग लिस्ट को, उसके अंदर कोई करेक्शन करनी है, कोई एरर है तो उसको हटाना, मिसिंग नेम है किसी का तो उसको ऐड ऑन करना, किसी का नेम एक्स्ट्रा हो गया है कि एक जगह से उसने दूसरी जगह पे मूव की कर दिया है या उसकी सिटीजनशिप इंडिया की जा चुकी है तो उसका नाम हटाना। दूसरा कि इलेक्शन कब होंगे उसका स्केड्यूल
प्लान करना कि जैसे बिहार में अब इलेक्शन होने हैं तो वो कब होंगे, किस टाइम पे होंगे, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन कब होंगे, दिल्ली के अंदर इलेक्शन कब होंगे, लोकसभा के इलेक्शन कैसे होंगे, किस टाइम पे होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कब होगा, ये सारे के सारे जो वर्क होते हैं ये इलेक्शन कमीशन करती है। नोटिफिकेशन को जारी करना, कौन कौन जो नॉमिनेशन के लिए फाइल करेगा उसकी लिस्ट जारी करना, पोलिंग बूथ्स बनाना, लोग को ट्रेन करना, काउंटिंग करना रिजल्ट्स के टाइम पे, और इंश्योर करना कि इलेक्शंस जो हो रहे हैं ना वो फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन क्या कर सकती है, इलेक्शन को पोस्टपोन भी कर सकती है, इलेक्शन को कैंसिल भी कर सकती है अगर उसको लग रहा है वहाँ पे कुछ इंसर्जेंसी होने वाली है। हमारे जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन होने वाले थे तो 2 बार जनरल इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे। 1952 के टाइम की बात है ये। 2 टाइम इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे। वो इसलिए पोस्टपोन हुए थे क्योंकि उस टाइम पे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना, रीड्रॉ करना, और ये भी चैलेंज था, 1 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स को हमें ट्रेंड करना था। तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। किसी स्टेट के अंदर थोड़ी इंसर्जेंसी है, वहां की सिचुएशन खराब है, जैसे कि मान लो जम्मू एंड कश्मीर की है, मणिपुर की है, मणिपुर में अभी जैसे इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पे ऐसी जगहों पे एकदम से इलेक्शंस नहीं करवा सकती है। तो ऐसी जगहों पे तो इलेक्शन कमिश्नर उसको पोस्टपोन भी कर देती है। अगर उसको लगता है कि जो इन्वायरमेंट है वो ठीक नहीं है, एटमोसफेयर वहां का ठीक नहीं है अभी इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, इलेक्शन कमीशन क्या करती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी इम्प्लीमेंट करती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब होता है, कुछ जनरल गाइडलाइंस होती है जो कि एवरी पार्टी को फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि गवर्नमेंट मशीनरी का यूज ना करना इलेक्शन के लिए, मनी और मसल पावर का यूज ना करना, का डिस्क्रिमिनेशन ना करना। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट को ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, लोअर कास्ट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई बायसनेस शो कर रहे हैं। तो इस टाइप की अगर कोई भी चीजें कुछ गलत चीजें अगर करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकती है, उस पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देती है और उसका लाइसेंस भी जा सकता है। वो क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज को ना सिंबल अलॉट करती है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ना एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ का है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू वाला सिंबल है। तो ये सिंबल हम क्यों अलॉट करते हैं, सिंबल इसलिए भी अलॉट करते हैं कि कई बार क्या होता है, लोगों को एसोसिएट करना इजी पड़ता है। अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उसको कांग्रेस पढ़ना नहीं आता, तो वो उसको हाथ के बेसिस पे ये साइन देख के भी वोट दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इलेक्टोरल ऑफिसर्स को ट्रेन करना भी एक इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है। अगर उनको लगता है कि इलेक्शन की ड्यूटी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर ने सही से नहीं कर सकती, तो वो उसको हटा भी सकती है, उसको ट्रांसफर भी कर सकती है। अगर किसी कोई उसका गलत ट्रांसफर हो रहा है तो उसको रोक भी सकती है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये 6 मार्क्स का आ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। देखो क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन होता है, ये क्वेश्चन पेपर अलग अलग तरीके से डिजाइन होता है। जो चीजें मैं आपको करवा रही हूँ ये सारी की सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका जैसे यूनिट टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट के अंदर आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाए, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस आ गए। लेकिन अगर आपका दूसरा एग्जाम हो रहा है, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है, तो टीचर आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम के अंदर भी डिफरेंस दे सकता है। तो क्वेश्चन सारे ही आएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, जो जो मैं आपको करवा रही हूँ, जिस जिस टाइप से मैं आपको करवा रही हूँ। लेकिन हो सकता है कोई PT1 में आ जाए, कोई हाफ ईयरली में आ जाए, कोई फाइनल में आ जाए। बिलीव मी, यहीं से ही पेपर आपका आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर करें एक शॉर्ट वीडियो। अब आती है स्पेशल मेजोरिटी की बात बारे में। तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी ऑन द डे ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर मान लो 200 MP अवेलेबल है, तो उनमें से अगर किसी ने भी 2/3 वोट कर दिया तो ये होता है स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का होता है 50%। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ती हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने में। सपोज कि कहीं पे भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था मणिपुर में प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्शन कंडक्ट कराने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। असम में भी इश्यूज चलते रहते हैं, पंजाब में भी सपोज खालिस्तानी मूवमेंट चल रही है या कुछ चल रहा है,
तो भी इश्यूज हो सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में इश्यूज हो सकते हैं। ये सारी जो जब आप पढ़ेंगे ना आगे चल के रीजनल एस्पिरेशन अपने क्लास 12th में, इन स्टेट्स का इशू आप ज्यादा डीपली पढ़ेंगे आगे 12th क्लास के अंदर। या फिर ऐसी सिचुएशन हो गई कि किसी प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया, उस टाइम पे भी इलेक्शन कराना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और कई बार जैसे कि स्टेट में एक तरीके से इंसर्जेंसी है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, जैसे कि गुजरात असेंबली डिसॉल्व हो गई थी 2002 के अंदर, जब वहां पे राइट्स हुए थे, तब भी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कंडक्ट कराना डिफिकल्ट हुआ था। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म का मतलब होता है कि जो हमारे इलेक्शन है हम उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके कुछ सजेशन दिए गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जैसे कि मेजोरिटी का सिस्टम 40%। कितनी बार क्या हो सकता है कि किसी पार्टी को मेजोरिटी में 25% वोट मिले, एक को 24, एक को 23, ऐसे ऐसे करके 2 या 3%। तो सोचो 25% के बेसिस पर ही सरकार बन जाएगी। अगर 25% की मेजोरिटी है, उस पे एक कैंडिडेट इलेक्शन को जीत जाता है, तो बाकी के जो लोग थे 75%, उनका वोट तो एक तरीके से वेस्ट हुआ ना। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम से थोड़ा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ को शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखेंगे कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट के अंदर काफी कम है, अभी भी वुमेन्स पार्लियामेंट में बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, वुमेन को पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन दे सकते हैं, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो जाए, वो पॉलिसीज बना पाए वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए। थर्ड क्या कर सकते हैं, आप देखते होंगे कि मनी का कितना यूज होता है हमारे इलेक्शन के अंदर। लोग 500-500 रुपए पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं गरीबों को, और उसके बेसिस पर ही लोग वोट कर देते हैं। तो एक तरीके से हमें देखा जाता है, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो ही इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, और जिनके पास कम पैसा है वो जीत नहीं पाते, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए भी हमारी कंट्री के अंदर पैसा चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं मनी को इलेक्शंस के अंदर। जैसे कि अगर कोई कास्ट के रिलेटेड है कुछ नेगेटिव बोल रहा है, या कोई किसी रिलीजन के अगेंस्ट नेगेटिव बोल रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ कि हम एक काम करते हैं कि मुस्लिम पार्टी बनाते हैं और उसमें हिंदू के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव बोलते हैं, या कोई हिंदू पार्टी है वो किसी मुस्लिम के अगेंस्ट नेगेटिव बोल रही है, तो हम इस टाइप की जो नेगेटिव चीजें हैं उसको बैन कर सकते हैं। और हम एक और चीज भी कर सकते हैं कि कुछ लॉज लेके आ सकते हैं कि जो पार्टी है वो रूलिंग पार्टी हमारी हो गई, वो रूलिंग पार्टी अपना जो वर्क करे वो ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क करे और लोगों के लिए काफी ज्यादा अकाउंटेबल है। एक और चीज भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती हैं कि उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो वो प्रेजेंट करती है, तो रिटर्न के अंदर प्रेजेंट करे, और अगर उन्होंने अपने प्रोमिसेस है उनको फुलफिल नहीं किया, तो वो आगे चल के इलेक्शंस में कंटेस्ट ना कर पाए। तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बेटर मेजर हो जाएगा हमारी साइड से। इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो फॉल्स प्रोमिसेस करती हैं कैंडिडेट से, और लोग उन फॉल्स प्रोमिसेस के बेसिस पे उनको वोट दे देते हैं, और जैसे ही उनको वोट मिल जाता है तो वो लोगों के लिए कुछ बेटर नहीं करती हैं और वो अपनी ओपिनियन को चेंज कर देती है। तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा मेजर हो सकता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ और ऐड ऑन करना है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।